आपने उनकी सॉवरेनिटी को ब्रीच किया है। तो ये कहना साहब कि वो पाकिस्तान जो है वो रिटेलिएट कर रहा है, वो उधर से जवाबी हमला कर रहा है और हमारे मिलिट्री टारगेट्स को कर रहा है, तो वो तो होना ही था। देखिए, ऑपरेशन के टाइम संयम का मतलब होता है कि आप लड़ना नहीं चाहते। नहीं, देखिए ये एक इसमें कोई छुपी बात नहीं है। आप बार बार अगर अभी देखिए हमारे ये तीनों सीनियर ऑफिसर्स ने ब्रीफिंग दी मीडिया को और बोला कि वी हिट द टेररिस्ट कैंप्स और हम वी डोंट वांट एस्केलेशन। तो साहब करने क्योंकि क्या करने गए थे आप वहाँ? आपको एस्केलेशन के लिए तो तैयार रहना ही पड़ेगा ना, क्योंकि वो तो उसने मार दिया मिलिट्री टारगेट्स को। NSA हैं डोवल साहब, उन्होंने इसको फ़ोन किया, उसको फ़ोन किया, सेक्रेटरी रूबियो को फ़ोन किया। तो सच्चाई ये है, इसमें कोई शक नहीं है कि अमेरिका ने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है इसको पॉज लाने में, ऑपरेशन सिंदूर को। इसमें कोई शक नहीं है और उसका रीज़न बहुत सिंपल है कि हमारे रिश्ते जो हैं मोदी सरकार के अमेरिका के साथ बहुत अच्छे हैं और हम उनको कभी ना कुछ करते ही नहीं है। हम उसको, प्रधानमंत्री खुद कहते हैं कि जो 80 करोड़ लोग हैं हमारे 140 में से, उनको हम फ्री राशन देते हैं। तो अगर इतने लोग आपके इतने गरीब हैं कि बेचारे खाना नहीं खा सकते, तो आपकी फॉरेन पॉलिसी का पहला काम ये होना चाहिए कि किसी तरीके से हमें शांति मिले इस पूरे रीजन के अंदर, जिससे हम तरक्की कर सकें, अपनी डेवलप कर सके। देखिए, शांति, पीस एंड डेवलपमेंट दे गो टुगेदर। एयर मार्शल औरंगज़ेब अहमद, उन्होंने ब्रीफिंग दी और उस ब्रीफिंग में उन्होंने नक्शा लगाया और नक्शा लगा के समझाया कि अब जो हम लड़ाई लड़ेंगे उसको उन्होंने बोला ये एक नई लड़ाई है जिसको हम न्यू आर्ट ऑफ वॉर बोलते हैं, जिसको उन्होंने नाम भी दे दिया मल्टी डोमेन ऑपरेशंस। जो मैं आपसे पहले जिक्र कर रहा था कि अभी तक हम दोनों की डॉक्ट्रिन एक थी, वो बदल गई है। तो उन्होंने उसको समझा भी दिया कि ये हुआ, उन सब लोगों को समझा दिया। तो जो उनकी समझ में आया उन्होंने अगले दिन जाके लिख दिया कि साहब ये इनका क्लेम है, उनका दावा है, पाकिस्तान का दावा है कि आपने 5 इंडिया के जहाज़ों को गिरा दिया। अच्छा, अब जब हिंदू के रिपोर्टर ने पूछा हमारे एयर मार्शल भारती से, जो हमारे DG एयर हैं, कि साहब वो ऐसी रिपोर्ट आ रही है, आप इसको क्लैरिफाई करिए, तो उन्होंने ये कह दिया कि देखिए लॉसेस तो दोनों तरफ होते हैं, तो ये तो कबूला गया कि लॉस हुआ है, पर उन्होंने कहा कि अभी हम टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है तो जब तक ये ख़त्म नहीं होगा हम इसके बारे में बात नहीं करना चाहते। तो अब प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया है कि वो तो ख़त्म ही नहीं होगा, उस पर तो पॉज लगी हुई है, वो हमेशा चलता तो रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि इंडियन साइड उस पर बोलने को तैयार ही नहीं है। अच्छा, अगर आप नहीं बोलेंगे तो इंटरनेशनल मीडिया तो पाकिस्तान के दावे को मानेगी। अच्छा, पाकिस्तान के दावे में ख़ास बात क्या थी? पहली बार चीन का एक ऐसा जहाज़ J-10 और एक ऐसी मिसाइल PL-15, उसका कॉम्बिनेशन था जिसके बारे में वेस्ट को, वेस्टर्न कंपनीज़ को पता तो था कि ये बहुत डेडली कॉम्बिनेशन है। फिर हमने क्या देखा कि देखिए ये जो होता है ना, स्टॉक एक्सचेंज होती हैं, वो इन चीज़ों को नोटिस करती हैं कि क्या क्या हो रहा है, माहौल क्या है। तो नेक्स्ट मैंने ये देखा कि जो चेंगडू एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन है, जो मैन्युफैक्चरर है J-10 के, उनका स्टॉक तो बढ़ गया, और डेसो एविएशन जो मैन्युफैक्चरर है रफ़ेल के, उसका स्टॉक गिर गया। और जैसे अब हम जानते हैं ये पाकिस्तान से लड़ाई नहीं है, ये पाकिस्तान और चीन से लड़ाई है, क्योंकि चीन जो है वो अपना हाथ नहीं दिखा रहा है, खुद शामिल नहीं हो रहा है जंग में, पर पाकिस्तान की हर तरीके से मदद कर रहा है। तो अब जो पाकिस्तान के पास असला है जो न्यू नॉर्मल में काम आएगा, वो क्या है? वो असला ये है कि ड्रोन्स। आज ड्रोन सबसे ज़्यादा चाइना के पास है, अलग अलग टाइप के ड्रोन्स हैं। कमर्शियल ड्रोन में वो नंबर 1 है दुनिया में। कमर्शियल ड्रोन को मिलिट्री वैल्यू बनाने में कोई ज़्यादा वक्त नहीं लगता। तुर्की से वो ड्रोन लेंगे, पर पहले मैं चाइना की बात ख़त्म कर लूँ। अब कई सारा पैकेज जो है जो रुका पड़ा था, मिसाल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ कि अभी पिछले ही महीने जो पाकिस्तान के एयरफोर्स के चीफ हैं, एयर चीफ मार्शल ज़हीर बब्बर सिद्धू, ये वहाँ गए थे चीन, और वहाँ वो चीन के डिफेंस मिनिस्टर से मिले। क्यों मिले? जो अब इन्होंने इस बार इस्तेमाल किया था हवाई जहाज़,
जिसको हम बोलते हैं लड़ाकू विमान J-10, जो बहुत कामयाबी जिसने दिखाई, अब वो उसकी नेक्स्ट जनरेशन का, ये 4th जनरेशन का है, वो 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट है जिसको बोलते हैं J-31। तो वो उसकी बात करने गए थे कि हमें वो 40 चाहिए हैं, तो एक तो वो उनको मिलेगा। वो बात और करने गए थे कि उनके पास, चाइना के पास एक KJ-500 एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम है। बहुत ज़रूरी होता है ऐसी जंग में जो आपको बताता है कि टारगेट कहाँ है, टारगेट को कैसे हासिल करना है। वो भी मांग थी, वो भी वो इनको दे देंगे अब। अच्छा, आगे चलिए। उनके पास एक ऐसा सिस्टम है जिसको हम बोलते हैं मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम, चाइना का। ये सब है उनके पास। उसमें क्या होता है, माइक्रोवेव वेपन्स हैं। अब माइक्रोवेव एक अलग टाइप की चीज़ होती है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक वेपन्स होते हैं जो स्वीप करते हैं। तो जितने भी हमारे ड्रोन होंगे, जो छोटे ड्रोन होते हैं, और छोटे ड्रोन अमूमन बहुत सारे इस्तेमाल होते हैं, तो वो एक स्वीप के अंदर उस पूरे को ख़त्म कर सकते हैं। तो ये सारा तो आप मान के चलिए कि जल्दी से जल्दी जिस चीज़ को उनको 1 या 1.5 साल लगना था, वो उनको अगले 2 या 3 महीने में उनके हाथ में होंगे। तो वो ऐसी है लंबाई में, हाँ, ऐसी है। हमारी जो है वो फैली हुई है। तो जो हमारी फ़ौज है वो पूरी जगह फैली हुई है, उनकी फ़ौज पूरी ऐसे है। तो उनमें क्या होता है, 2 तरीके की हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई करने की अभी तक, ये एक सवाल आप मेरे से आगे ज़रूर पूछेगा कि क्या बदला है। अभी तक ये मेरी भी सोच थी कि दोनों तरफ की लड़ाई की डॉक्ट्रिन जो होती है, कैसे लड़ेंगे, वो एक जैसी थी बिल्कुल। उसका मतलब ये होता है कि जो फ़ौज थी हिंदुस्तान की और पाकिस्तान की, उसमें 2 तरीके की आर्मी थी। एक आर्मी है जिसको हम बोलते हैं होल्डिंग फॉर्मेशन। इनका मतलब क्या होता है कि साहब जैसे ही लड़ाई शुरू हुई, आप इतना नज़दीक बैठे हैं कि आप फ़ौरन जो है 48 से 72 घंटे में आप मोर्चे के अंदर आ जाइए, पहुंच गए। और ये दोनों साइड कर सकती हैं, पाकिस्तान भी कर सकता है उनकी फ़ौज, हमारी भी। फिर क्या होगा उसके बाद कि जो आपकी ऑफेंसिव फोर्सेस हैं, स्ट्राइक फोर्सेस हैं, रिज़र्व फोर्सेस हैं, फिर वो आएंगी। वो जो है वो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 दिन में उनको ला सकते हैं। हमारे केस के अंदर जो लास्ट तजुर्बा था हमारा, जब हमने पूरी आर्मी मोबिलाइज़ करी थी, वो हमने 2001-2002 में करी थी, जब ऑपरेशन पराक्रम हुआ था और वाजपेयी साहब प्राइम मिनिस्टर थे। उस समय हमने देखा था कि 2 हफ्ते लग गए थे। इसका मतलब ये है कि हमारी फ़ौज को 2 हफ्ते लगेंगे, उनकी फ़ौज 1 हफ्ते में होल्डिंग भी तैयार है, वो भी तैयार है। अभी न्यू नॉर्मल के पास का, अभी उनके पास असला भी ज़्यादा है। अब नेक्स्ट स्टेज है वॉर। आप समझ गए ना, एक बार फ़ौज आ गई तो फिर अब लड़ाई शुरू हो गई। तो हमने क्या किया है, पूरी लड़ाई का जो एक लेवल था उसको इतना नीचे कर दिया है कि अब हमको 24 घंटे हमारी फ़ौज को लड़ाई के लिए तैयार रहना है। और ये बहुत बड़ा चैलेंज है। देखिए, ये पॉलिटिक्स एक बात होती है, एक हौसला अफजाई करना मुल्क की एक बात होती है। मैं भी चाहता हूँ हमारे मुल्क की हौसला अफजाई हो, पर एक्चुअल लड़ाई जो होती है उसमें इमोशंस नहीं होते। एक्चुअल लड़ाई में सिंदूर की कोई बात नहीं होती। उसमें एक तरीका होता लड़ाई करने का, उससे आप लड़ाई करिए। उसमें 3 चीज़ें होती हैं। देखिए, एक तो होता है कि आपके पास काबिलियत क्या है, जिसको हम टेक्नोलॉजी बोलते हैं। एक होता है कि अब आप उस टेक्नोलॉजी को किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं कि उसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो, उसको हम बोलते हैं आर्ट ऑफ वॉर, जो डॉक्ट्रिन है आपकी। और तीसरा होता है, इसको मुकम्मल करने के लिए आपको ट्रेनिंग करनी है। तो ये जो 3 चीज़ें होती हैं, इनमें कहीं इमोशन नहीं होता, इसमें कोई ये देशभक्ति की बात, मतलब नारेबाजी, इसमें कुछ नहीं है। तो अब मैं आपको बॉटम लाइन देता हूँ। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि पहली बार इंडिपेंडेंस के बाद हम एक ऐसे कगार पे खड़े हैं जहाँ लड़ाई का जो थ्रेशोल्ड है वो बिल्कुल नीचे आ गया है। काफ़ी नीचे आ गया। और हमारा दुश्मन पाकिस्तान नहीं है, हमारा दुश्मन पाकिस्तान के साथ चाइना है, जिसको मैं बोलता हूँ, और मैं 2019 से बोल रहा हूँ, उसको हम बोलते हैं वन फ्रंट रीइंफोर्स्ड वॉर। एक तरफ की लड़ाई जो रीइंफोर्स्ड है। अब ये हुई कैसे? अब वो हुई ऐसे कि जब
मोदी सरकार ने 370 और 35A हटाया और ये कहा कि साहब अब जो कश्मीर है वो हमारा है, अच्छी बात है, पर ये नहीं सोचा कि इसका मिलिट्री और सिक्योरिटी इम्प्लीकेशन क्या है। वो सोचा ही नहीं किसी ने उस समय। तो उसका इम्प्लीकेशन ये हुआ, अब आप याद करिएगा, जब 370 हटा था तो उसी समय पाकिस्तान का आर्मी चीफ, पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और जनरल बाजवा, ये दोनों गए थे चाइना, और चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने जनरल बाजवा से अलग बात करी थी। अब मुझे कैसे पता है वो करी थी, क्योंकि अप्रैल 2022 में मेरे को उन्होंने इनवाइट किया था, इमरान खान की सरकार ने, कि पाकिस्तान अपनी पहली नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी रिलीज़ कर रहा है। तो उस फंक्शन में आके बात करने के लिए भी, एक लेक्चर देने के लिए मैं उसमें गया था। शायद मैं ही था एक हिंदुस्तानी जिसको बुलाया था। तो लेक्चर के बाद वहाँ जनरल बाजवा भी थे। तो जनरल बाजवा से मेरी खुद बात हुई है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जनरल बाजवा ने मुझे ये बोला, मैंने कहा कि आपने तो पूरी अपनी सोच बदल दी, अब आप बात कर रहे हैं पीस की, कि हमें पीस चाहिए, शांति चाहिए हिंदुस्तान के साथ। आप बात कर रहे हैं कि डेवलपमेंट होनी चाहिए, ये आपने लेक्चर में भी कहा, आपकी ये नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी में भी लिखा है। तो उन्होंने कहा देखिए ऐसा है, जब मैं चेयरमैन शी जिनपिंग को मिला था तो उन्होंने मुझे ये नसीहत दी थी, एक बात बताई थी कि जनरल साहब, हमें हांगकांग और मकाऊ लेने में कई साल लगे, हमने धैर्य से काम लिया। हमने ये नहीं कहा कि हम लड़ाई लड़ लें, हमने कहा कि उस वक्त में, वो तो जब आएगा आएगा, हमें अपने लोगों की खुशहाली, लोगों की डेवलपमेंट, उस पर हमें फोकस करना चाहिए। तो उन्होंने मुझे ये नसीहत दी, जो सिक्योरिटी का आपका मामला है वो आप मेरे पे छोड़िए और आप जो है डेवलपमेंट पे फोकस करिए। तो इसलिए उन्होंने पहली नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी थी पाकिस्तान की, जिसमें कि सिविल सरकार इमरान खान की और आर्मी चीफ उस समय जनरल बाजवा दोनों शामिल थे। आगे भी सुनिए एक मज़ेदार बात। अब वो जो हवाई बात नहीं करी थी ये चेयरमैन शी जिनपिंग ने, अक्टूबर 2019 में शी जिनपिंग आए थे चेन्नई महाबलीपुरम सेकंड इनफॉर्मल समिट करने प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ। तो उसमें जब समिट हो गई, हमारे पत्रकारों को बताया गया कि साहब ट्रेड की बात हुई है दोनों देशों के बीच में। अरे भाई, वो ट्रेड के लिए उनका प्रेसिडेंट थोड़ा आएगा बात करने, कोई भी आके बात कर सकता था। तो जो बात वो कह के गए प्राइम मिनिस्टर मोदी को, वो ये थी कि देखिए, ये जो 3 मुल्क हैं, चीन, पाकिस्तान और भारत, इनमें शांति होनी ज़रूरी है, तभी इस रीजन की डेवलपमेंट होनी चाहिए, होगी। अच्छा, इसको हमने नज़रअंदाज कर दिया। मुझे ऐसे पता है इसके बारे में, और लोगों को भी पता है, क्योंकि जो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर हैं वांग ही, जो उस मीटिंग में थे, जब वो वापस जा रहे थे तो उन्होंने एयरक्राफ्ट में पत्रकारों को ये बात बताई। उस समय हमारे बीजिंग के कॉरेस्पॉन्डेंट हिंदू के अनंत कृष्णन थे। ये उनकी रिपोर्ट चाइना से आई थी कि वांग ही ने बोला है कि ये पीस होनी ज़रूरी है, पर हमने उस बात को नज़रअंदाज कर दिया। अच्छा, उसके बाद क्या नतीजा हुआ? उसके बाद जब हमने उसको नज़रअंदाज किया तो फिर अप्रैल 2020 में फिर चाइना ने, क्योंकि उन्होंने देखा कि ये बिल्कुल ही नज़रअंदाज कर रहे हैं बात को, मैं बीच की बात थोड़ी सी काट रहा हूँ, तो उन्होंने वो अपना अप्रैल 2020 के अंदर वो यहाँ आके हमारी ईस्ट लद्दाख में आके वो कब्ज़ा करके बैठ गए। तो कहने का मतलब ये है, उस वक्त से प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से लेके नीचे तक सब चाइनीज़ लीडर ने ये खुलेआम कहा है कि चाइना सपोर्ट करेगा पाकिस्तान की सिक्योरिटी को और सॉवरेनिटी को। अब ये मोदी सरकार की जो सिक्योरिटी टीम है, उसको इसका मतलब समझना चाहिए था कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है, अगर ये बार बार बोल रहे हैं तो ये कुछ इतनी ज़्यादा मदद करेंगे कि जो पाकिस्तान है वो मिलिट्री टर्म्स में एक बहुत तगड़ा मुल्क बन जाएगा, और उसका हम नतीजा अभी देख रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर में, और आगे भी देखेंगे। एक बात जो प्रधानमंत्री के भाषण में और थी,
और जो चिंताजनक थी, लेकिन भारत में हो सकता है लोगों को उससे काफ़ी खुशी मिली हो, वो ये है कि उन्होंने कहा कि अब हम न्यूक्लियर ब्लैकमेल से नहीं डरेंगे। जबकि उसके पहले डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा कि हमें इस बात का अंदेशा था कि दोनों में न्यूक्लियर वॉर छिड़ सकती है जिससे लाखों लोग मारे जाएंगे, और इसलिए हमने दोनों को कहा कि अब ये बंद करो वरना हम आपके साथ तिजारत नहीं करेंगे वगैरह वगैरह। और तब वो दोनों रुक गए और दोनों ने कहा कि हाँ ठीक है बंद करते हैं। लेकिन इधर प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि हम न्यूक्लियर ब्लैकमेल से नहीं डरेंगे। तो वो क्या डोनाल्ड ट्रंप के इस चीज़ को निष्प्रभावी करने के लिए बोल रहे हैं और फिर अपने लोगों में जोश भरने के लिए कह रहे हैं? लेकिन इस बात का और दूरगामी प्रभाव मतलब क्या हो सकता है इसका? देखिए, ये एक बहुत बहुत ज़रूरी सवाल है, बहुत अहम सवाल है, जिसको मैं थोड़े से वक्त लगेगा मैं आपको समझाना चाहता हूँ, ये आपके व्यूअर्स के लिए। देखिए, एक ऐसी सोच बनी हुई है वेस्ट के अंदर, अमेरिका के अंदर और इंडिया के अंदर भी कि साहब हम जो है हम बड़ी ताकत है, मिलिट्री ताकत, और हम जो है पाकिस्तान को कभी भी हरा सकते हैं। अब मैं आपको एक सबूत देना चाहता हूँ कि 1 जनवरी 49 को जब पहली लड़ाई कश्मीर की ख़त्म हुई थी तो एक मिलिट्री लाइन बनी थी जिसको सीज़ फायर लाइन बोलते थे, तब बन गई। वो लाइन आज भी कायम है, उसका नाम बदल गया है, अब उसको हम लाइन ऑफ कंट्रोल बोलते हैं। तो लाइन कायम होने का मतलब ये है मिलिट्री लाइन का कि जितनी भी हमने जंगें लड़ी हैं, 65 की लड़ी, 71 की लड़ी, फुल फ्लेजेड जंग, इंडियन मिलिट्री में कभी इतनी ताकत नहीं रही कि वो पाकिस्तान मिलिट्री को इतना हरा सके कि वो लाइन को हटा सके। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? देखिए, अब लोग कहेंगे कि साहब वो 71 में बांग्लादेश बनाया। अरे बांग्लादेश एक अलग चीज़ थी, बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान था, तो वहाँ पे तो इन एनी केस वो जीत सकते ही नहीं थे, कोई भी नहीं जीत सकता था, क्योंकि 1000 किलोमीटर के उसके बीच में हिंदुस्तान आ रहा था, तो क्या कर सकते थे। तो मेरा कहने का मतलब ये है, ये एक और स्टडी है, अब मैं उसकी डिटेल में नहीं जाता हूँ, मैंने आपको एक सबूत दे दिया कि वेस्टर्न सेक्टर में, जिसको हम वेस्ट बोलते हैं वो ईस्ट बोलते हैं, जहाँ मिलिट्री लाइन आज भी कायम है, वो हम उसको कभी भी किसी जंग में नहीं हटा पाए हैं। बल्कि मैं आपको एक बात और बताता हूँ, न्यूक्लियर ब्लैकमेल का तो सवाल ही नहीं उठता। तो सवाल ही नहीं उठता ना, ये एक बताने का तरीका होता है कि साहब देखिए हमने ये नहीं किया। हमें देखिए, एक मैं क्या कोशिश कर रहा हूँ कि एक जो ठीक रियलिस्टिक नैरेटिव है, जितने लोगों तक पहुँचा पाऊँ वो पहुँचाना ज़रूरी है। हमारे देशवासियों को पता होना चाहिए कि साहब असलियत क्या है, सिचुएशन क्या है। मैं तो पॉलिटिक्स में हूँ नहीं, तो और वो रेटरिक में बह न जाए। हाँ, वो उसमें बह न जाए। जी हाँ। उन्होंने अब रूबियो को कांटेक्ट कर लिया है। अब वो क्या कर रहे थे दूसरी तरफ मुझे नहीं मालूम। फिर पता चला कि इन्होंने और भी कंट्रीज़ को कांटेक्ट किया है, सऊदीज़ को किया है, यूएई को किया है, टर्की को किया है, सबको, और हर एक से, ये चाइना को किया है, वांग ही से बात करी है। वांग ही और ये जो है वो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं बॉर्डर इशू के ऊपर। तो कहने का मतलब ये है कि हम चाहते थे कि ये लड़ाई आगे ना बढ़े, पर सवाल ये है कि इन लोगों को ये कहना, हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र को, इन सब से, इसका मतलब क्या निकला? इसका मतलब एक तो ये निकला कि जो हमने इतनी कोशिश करी इतने साल कि साहब हम पाकिस्तान से बड़े हैं, हमें दोनों को हाइफनेट मत करो, तो आपने खुद ही हाइफनेट कर दिया दोनों को कि ये करिए। और दूसरा, बार बार ये बोलना कि हम संयम से काम कर रहे हैं और ये आप लड़ाई रुकवाइए, दूसरों बाहर वालों को कहना, इससे तो साफ पता जाहिर होता है कि साहब आप जो है इस बात को यहीं रफा दफा करना चाहते थे, और आपकी सोच थी। ये कैसे बनी मैं जानता नहीं हूँ, सलाह दी होगी उनके सलाहकारों ने कि हमने जैसे बालाकोट किया था, बालाकोट में हम जो थे उनकी एयर स्पेस में घुस गए थे, अब हम उनकी एयर स्पेस में नहीं जाएंगे और यहीं से कर देंगे तो वो चुप बैठ जाएंगे। ये सोच थी, जो मेरा असेसमेंट है। तो सोच ही गलत थी। वही मैं आपसे कह रहा था, सिक्योरिटी टीम को चेंज करिए। नहीं, क्योंकि पहले दिन से आम आदमी ये कह रहा था हाँ कि इसका जवाब मिलेगा, इसका जवाब मिलेगा, तो फिर सिक्योरिटी तो एक इसमें क्या है, ये एक हमने वो बना दिया है नैरेटिव पिछले 11 साल में कि साहब हम जो है पीओके को ले सकते हैं, वापस ले लेंगे। वो ठीक है, 1994 में एक वो किया था, पार्लियामेंट रेजोल्यूशन हुआ था, पास करा गया था जब ये नरसिम्हा राव की सरकार थी कि साहब ये है, ये हमारा हिस्सा है। अब पार्लियामेंट रेजोल्यूशन करना वो एक बात है, बार बार रक्षा मंत्री को बताना कि हम ले सकते हैं, हम ले सकते हैं, तो आप जो है
जनता की एक उम्मीद बढ़ा देते हैं कि हमें इतनी ताकत है, हम ले सकते हैं। साहब आप नहीं ले सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते हैं? क्योंकि अब क्या हुआ है, अप्रैल 2020 से ईस्ट लद्दाख में PLA आके बैठा हुआ है, दूसरी तरफ आपका पाकिस्तान बैठा हुआ है, बल्कि जो आपका सियाचिन है और जो कश्मीर है वो बिल्कुल जो है दोनों तरफ से दबा पड़ा है। और आगे की बात सुनिए, 2010 के अंदर चाइना के प्राइम मिनिस्टर आए थे इंडिया, प्रीमियर वेन जियाबाओ, जब सरकार थी मनमोहन सिंह सरकार थी, तो उस समय चाइनीज़ की जो एम्बेसी थी यहाँ, उसने डिक्लेयर कर दिया कि हमारा जो बॉर्डर है, हमारा बॉर्डर हिंदुस्तान के साथ सिर्फ 2000 किलोमीटर का है, सिर्फ 2000 किलोमीटर का। और उनसे पूछा गया, जयशंकर साहब से, उस समय जयशंकर हमारे एम्बेसडर थे चाइना के अंदर, तो उनसे पूछा गया कि साहब ये बोल रहे हैं 2000 है, आप बताइए कितना है। उन्होंने कहा हमारा बॉर्डर जो है चीन के साथ वो 3488 किलोमीटर है, इन दोनों को आप घटा लीजिए, 1488 किलोमीटर जो है वो चीन मानता ही नहीं है बॉर्डर है। कौन सा है वो लद्दाख है। वही लद्दाख है जो आज चीन अब क्लेम कर रहा है। आज चीन क्लेम कर रहा है कि अरुणाचल प्रदेश भी मेरा है और लद्दाख भी मेरा है, ये वही बॉर्डर है। तो आप ये समझ लीजिए कि हमने अपनी सिक्योरिटी सिचुएशन को कितना जटिल, कितना मतलब डेंजरस बना के रख दिया है। वो एक तरफ तो हमने उम्मीद लोगों की बढ़ा दी है कि हम POK ले सकते हैं, और दूसरी तरफ हालत ये है कि हमारी जो थ्रेट्स है वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं कि किसी ने सोचा ही नहीं था कि वो 370 हटाने से क्या होगा। वो उनका यही था, बीजेपी का आप कोई भी देख लीजिए, इनका इलेक्शन मैनिफेस्टो, उसमें होता था 370 हटा देंगे, 370 हटा देंगे, तो वो हटाना था। किसी ने ये नहीं बताया इनको, सरकार को, कि इसको हटाने का नतीजा क्या होगा।